नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए। होली का पर्व मंगलमय हो और आप सबको एक बार फिर से होली की शुभकामनाओं के साथ आज की थर्ड आई। 5 इलेक्शन होने हैं, अगले 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाना है और उसमें कुछ स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीजेपी की दृष्टि से अगर देखें तो बीजेपी बहुत उम्मीद कर रही है कि वेस्ट बंगाल, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी के लिए जो सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है पिछले 10-12 साल में, जहाँ पे लगातार मोदी जी गए हैं और जो एक ऐसी स्टेट जो बिल्कुल रॉक की तरह खड़ी हुई है, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु तरक्की की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से भारत जितने ग्रोथ पैरामीटर्स हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैं इस इलेक्शन से पहले हर स्टेट के बारे में एक एक एपिसोड पूरा करूंगा, जिससे आपको एक जनरल आइडिया उस स्टेट की हो जाए। तमिलनाडु जब शुरुआत में ये मेड्रास बोला जाता था, फिर बाद में इसका नाम तमिलनाडु हो गया। 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ तो पहला, दूसरा और तीसरा जो विधानसभा इलेक्शन थे उस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती और एक से एक धुरंधर कांग्रेस के सी राजगोपालाचार्य, के कामराज, ये सब लोग उसके चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन फिर 67 में वहां पे मामला बदला और 67 में जो चौथी विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ तो सीएन अन्नादुराई ने की डीएमके जो थी वो पहली बार सत्ता में आई 1967 में। अन्नादुराई साहब का जीवन बहुत लंबा, मतलब सत्ता में आने के बाद नहीं रहा। 1969 में उनकी डेथ हो गई और फिर करुणानिधि वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने 1969 में। और करुणानिधि ने एक बहुत लंबा वक्त गुजारा, पेरियार और अन्नादुराई साहब की लेगेसी को आगे बढ़ाया और फिर वो लगातार चौथी विधानसभा तो मतलब अन्नादुराई जीत के गए थे, फिफ्थ जो 72 वाली थी वो फिर जीते करुणानिधि की डीएमके। लेकिन 77 में पासा पलटा और 77 में डीएमके का एक फैक्शन टूट के अलग हुआ और उस फैक्शन को लीड कर रहे थे एमजीआर जो थे, उन्होंने 1977 का इलेक्शन ठीक से जीता, एआईएडीएमके के चीफ मिनिस्टर बने। फिर वो छठा विधानसभा, 7वीं विधानसभा और 8वीं विधानसभा, मतलब 77, 82, 87, ये तीनों एक ट्रॉट में वो तीनों इलेक्शन जीत के गए। लेकिन 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद फिर जब 89 का इलेक्शन हुआ, जो मिड टर्म हुआ, क्योंकि उनकी पत्नी आ गई थी कुछ दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बन के, फिर प्रेसिडेंट रूल लग गया और फिर 89 में मिड टर्म हुआ। उस मिड टर्म में अगर आपको याद हो, जनता दल की सरकार बनी थी दिल्ली में और उस समय एम करुणानिधि के नेतृत्व में डीएमके ने फिर एक बार वापसी की 9वीं विधानसभा में। फिर ये बहुत दिन नहीं चल पाई, फिर प्रेसिडेंट रूल लगा और फिर 10वीं विधानसभा 1991 में जयललिता एआईएडीएमके वापस। अब ये चलता रहा। 11वीं में फिर डीएमके वापस, मतलब 96 में जब हुआ करुणानिधि साहब। 2001 में फिर जो 12वीं विधानसभा हुई तो जयललिता एआईएडीएमके फिर वापस। 13वीं विधानसभा 2006 में हुई, डीएमके एम करुणानिधि फिर वापस। उसके बाद 2011 में जयललिता जी फिर जीती 14th विधानसभा में और 15th विधानसभा में बहुत सालों से जो ये चल रहा था कि एक बार एआईएडीएमके, एक बार डीएमके, वो सिलसिला टूटा और एआईएडीएमके जयललिता जी के नेतृत्व में उसने फिर वापसी की। बीच में समस्याएं हो रही थी, अरेस्ट हुई थी जयललिता, ये सब चलता रहा था। लेकिन 2016 में इस इलेक्शन के जस्ट बाद जयललिता जी की मृत्यु हो जाती है और ये पूरा
टर्म तो पूरा किया, लेकिन इसके पहले वाले टर्म में भी, मतलब 14वीं विधानसभा में जब वो जेल जाती हैं तब उस समय, फिर 15वीं में भी 2 बड़े नेता उभर के सामने आए, पनीर सेल्वम और पलानी स्वामी। पनीर सेल्वम जो हैं ये बहुत वरिष्ठ हैं वहाँ की पॉलिटिक्स के, ये बहुत विश्वास पात्र थे जयललिता जी के, और जब वो जेल गई थी तब उन्होंने इन्हीं को चीफ मिनिस्टर की बागडोर सौंपी थी। और इस समय जब अगला जो इलेक्शन हो रहा था 2021 का 16वीं विधानसभा का, उससे पहले 2018 में करुणानिधि साहब की भी डेथ हो गई। तो वहाँ की पॉलिटिक्स के जो 2 बड़े नाम थे, करुणानिधि साहब, जयललिता जी, उससे पहले एमजीआर, ये सब लोग 2018 आते आते पूरा साफ था। अब नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी। 16वीं विधानसभा में 2021 में जब हुई तो डीएमके ने जबरदस्त वापसी की स्टालिन साहब के नेतृत्व में, जो करुणानिधि जी के लड़के थे। लेकिन ये भी जान लीजिए, जब स्टालिन पहली बार चीफ मिनिस्टर बने और इन्होंने अपने दम पे इलेक्शन लड़ा, अब एम करुणानिधि साहब नहीं थे, तब इनकी आयु 68 वर्ष की हो चुकी थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की। ये मैं एक स्पेसिफिक वजह से आपको ये इसलिए बात बताया कि करुणानिधि जब आए थे तो परिपक्व थे, पार्टी चलाना जानते थे, सरकार का में पिता को देख रहे थे कितने दिनों से, 69 से के चीफ मिनिस्टर बना हुआ, मतलब, और अब 2018 में डेथ होती है। तो एक लंबा तजुर्बा, करीब 50 साल का तजुर्बा। 2021 में डीएमके जब जीती है तो डीएमके ने 188 सीट लड़ी थी और उसमें से जीती थी 33। कांग्रेस ने 25 सीट लड़ी थी आप डीएमके के नेतृत्व में और जीती थी 8, लेकिन कोई पावर शेयरिंग नहीं हुई थी। अब मैं एक बहुत छोटा मैंने टेबल बनाई है, इसलिए कि जस्ट मैंने पुराने नहीं दिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। मैंने 2016 जो जयललिता जी ने इलेक्शन जीता था और 2021 जो स्टालिन साहब ने इलेक्शन जीता था विधानसभा का, ये 2 टेबल दी हैं। और क्योंकि 2014 में, जैसा भक्त लोग कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ, उससे पहले तो कुछ और था। 2014 का विधानसभा, 2019 का विधानसभा और 2024 का विधानसभा। अब आप यहां देखिए कि 2016 में एआईएडीएमके कुल सीटें 234, 136 की बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी, और डीएमके जो 98 थी वो 159। डीएमके लेड फ्रंट में बोल रहा हूं, जो इनके सहयोगी दलों के साथ 2021 में बिल्कुल आराम से हार गई। लेकिन 2014 में जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तब देखिए, तब एआईएडीएमके का जो लेड फ्रंट था उसको 37 सीटें मिली थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये एक बड़ी उपलब्धि थी, 37 सीट्स। 2019 में वो 1 सीट पे आ गए थे और डीएमके लेड फ्रंट 38 सीटें हो गया था। फर्क क्या हुआ था इन दोनों में, ये भी जरा समझ लेना जरूरी है। फर्क ये हुआ था कि 2016 में जयललिता जी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद का इलेक्शन 2019 में एआईएडीएमके पनीर सेल्वम और उनके दूसरे लोगों के नेतृत्व में लड़ता है, और इधर 2018 में करुणानिधि जी की डेथ हो जाती है और स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके अलायंस लड़ता है। 38 सीट, जिसको मतलब अब आप ये प्रेज वर्दी है, और एआईएडीएमके को 1 सीट मिली 2019 में। 2024 आते आते करुणानिधि मतलब स्टालिन साहब ने 39 में 39 सीट, 39 आउट ऑफ 39, एआईएडीएमके 0, सब कुछ 0। अब जरा इसी पे थोड़ी देर बात कर लें। लोकसभा 2014 में बीजेपी जो थी उसने एक अपना एनडीए अलायंस बनाया था और 9 जगह बीजेपी लड़ी थी, बाकी जगह सहयोगी दल 1 सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ उसका जो फ्रंट था उसमें गई, 5 सीटें मिली उसको, उस गठबंधन में 0 जीती। 2024 में बीजेपी ने फिर एक नया एक्सपेरिमेंट किया, एक नया फ्रंट बनाया, मतलब बहुत ही जोर शोर से लड़ी, बहुत मेहनत की गई, 23 सीटों पे खुद लड़ी आउट ऑफ 39, 0 सीट। और
अब बीजेपी के अंदर ये बार बार चलता रहता, अभी भी चल रहा है कि अलायंस करें ना करें, करें ना करें। वो ये हो रहा है AIADMK के साथ अलायंस में करने जा रहे हैं, हो गया है, कुछ अनाउंस करना है, अभी भी ऐसा लगता है कि अलायंस हो ही गया है, लेकिन लास्ट मिनट तक बहुत कहा नहीं जा सकता है। ये एक स्पष्ट हो गया है कि इस समय जो DMK का अलायंस है उसको AIADMK जो प्रेजेंट फॉर्म में है वो कहीं से भी चैलेंज करने की स्थिति में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उनके बहुत वरिष्ठ नेता जो मतलब चीफ मिनिस्टर भी रहे पनीर सेल्वम साहब ने अभी हाल में जस्ट अभी उन्होंने DMK ज्वाइन कर ली है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा पनीर सेल्वम साहब का, पनीर सेल्वम साहब सीनियर भी हैं, 11 बार उन्होंने तमिलनाडु में बजट पेश किया है, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो बहुत तजुर्बा है, मतलब ग्राउंड के नेता हैं। अब वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो एक नई पार्टी विजय एक्टर साहब ने बनाई है वो टीवी के नाम से, साहब वो बिल्कुल बदलाव ले आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मेरी बातचीत लोगों से हुई है ये बुलबुला है, ये हल्ला ज़्यादा है, बीजेपी को सूट करता है ये हल्ला हो, बीजेपी इस तरह की क्या नैरेटिव चलाती है कि नहीं नहीं अब वो विजय आ रहे हैं, विजय आ रहे हैं, बिल्कुल DMK जाने वाली, DMK जाने वाली। ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड पे इट इज़ DMK ओनली। क्योंकि एक ध्यान रखिएगा, विजय अगर बहुत बड़े एक्टर हैं तो उस तमिलनाडु में एक बहुत बड़े एक्टर कमल हसन भी हैं, और कमल हसन DMK के जो अलायंस उसका पार्ट है। DMK ने उनको राज्यसभा, मतलब उस अलायंस ने उनको राज्यसभा भेजा है। उन्होंने एक बेहतरीन अपनी मेन स्पीच भी दी थी जिसमें उन्होंने पेरियार से लेके अन्नादुराई से लेके गांधी तक को याद किया था कि गांधी ग्रैंडफादर कौन, फादर कौन, बेहतरीन स्पीच उनकी। तो अगर विजय वहाँ है तो कमल हसन साहब भी हैं, अगर स्टार पावर इज द इशू। अब मैं जरा एक चीज़ ये कर लूँ कि तमिलनाडु को कैसे मैं देख रहा हूँ। देखिए वहाँ 2 फैक्टर हैं, स्टैलिन साहब हैं, आई विल से कि इस समय देश के जो स्टेट के नेतृत्व हैं उसमें आई विल रेट हिम एज द फर्स्ट, और दूसरी तरफ बीजेपी डेस्परेशन में है कि कुछ भी करके उसको करना है। बीजेपी ने वहाँ लगातार गवर्नर ऐसे नियुक्त किए हैं जो जितना बन पड़ता है वो वहाँ की सरकार को नहीं चलने देना चाह रहे हैं। 2-2, 2.5 साल तक जो बिल हो रहे हैं पास उसको उसके ऊपर बैठ जा रहे हैं, उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से हो रहे हैं, फिर वो प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। मतलब पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर वहाँ पे बीजेपी के एजेंट की तरह कि ये सरकार चल ही ना पाए। दूसरे हमारे मोदी जी हैं, वो तमिलनाडु में उनको लगता है कि यहाँ धर्म कर्म होता है तो सेंगुल करके वो लोकसभा में सेंगुल लगा दिया है, और तमिलनाडु की आइडेंटिटी कुछ इस तरह से। सेंगुल का क्या इफेक्ट है, मेरे हिसाब से कोई इफेक्ट नहीं है। वो एक काम और कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि काशी तमिल समागम और काशी में शिव और वहाँ के शिव और रामेश्वरम, ये सब जो लोगों को कन्फ्यूज़ करने का काम मोदी जी करते हैं वो नहीं कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तमिलनाडु के लोग आपके इस काशी तमिल समागम से कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं। एक ध्यान रखिएगा, ये वहां पे कुछ लोगों को छोड़े हुए, अगर आपको यह बागेश्वर धाम राम भद्राचार्य ये बीजेपी करती है ना, आसाराम राम रहीम, ये सब बीजेपी के वोट कैचर हैं। उसी तरह के आसाराम राम रहीम की तरह इन्होंने एक पकड़ा हुआ है सदगुरु को। सदगुरु क्या है, जग्गी वासुदेव उसका नाम है, वो तमिलनाडु में इनका खास आदमी है। अब इनको लगता है उसके इन्फ्लुएंस से मैं वोट को भी कुछ शिफ्ट कराऊंगा। अभी राजनाथ सिंह जी उनके यहाँ पहुंच गए, पिछले बार शिवरात्रि में अमित शाह थे, उससे पहले मोदी जी थे। मतलब वो उनको लगता है ये बाबा लोग ही कुछ ना कुछ नैया पार लगाएंगे। जग्गी वासुदेव खुद ही अपनी परेशानियां हैं उनकी, वो अलग है। और एक ध्यान और रखिए, हाल के दिनों में बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, अगर साउथ ईस्ट एशिया जा रही तो मलेशिया इस जगह ज़रूर जा रहे हैं। उनको एक्चुअली क्या है, साउथ ईस्ट एशिया में एक समय जो साउथ का ट्रेड बहुत ज़्यादा था, खास करके तमिलनाडु, पल्लव्स का, चोलास का, इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा था। तो जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके बहुत बड़ा एक भाग है जहाँ पे तमिलियंस की वो है। जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, जब थी फौज, उसमें तमिलियंस का एक बड़ा रोल था। मतलब अगर मैं मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं, शायद 40% तमिलियंस थे उसमें, कुछ इस तरह के, मतलब दे हैड अ बिग परसेंटेज। तो उनको लुभाने के लिए बीजेपी का जो भी बड़ा नेता जा रहा है वो वहाँ पे भी उसको लगता है कि वहाँ से कुछ मामला बन जाएगा। स्टैलिन जिस वजह से मुझे लगता है कि एक बहुत ही साउंड उस पर फुटिंग पे है, एक तो परिपक्व है, 73 साल हो गई है उम्र,
वो जो इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर को बीजेपी लगातार कमजोर करने की, तहस नहस करने की कोशिश कर रही है, उस संघर्ष को, फेडरल स्टेट के को कायम रखने के लिए, स्टेट के स्ट्रक्चर को कायम रखने का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो स्टालिन कर रहे हैं। हर स्टेज पे, हर दिन, हर रोज वो इस बात को भूल नहीं रहे हैं और उससे वो बिल्कुल ठीक से उसको लीड कर रहे हैं। एक बात वो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि शायद तमिलनाडु उससे बहुत प्रभावित होने वाला है, वो डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं कि साहब ये जो नया डीलिमिटेशन होगा, इन्होंने 880 सीटें बना दी हैं लोकसभा में, तमिलनाडु 39 से घट के रह जाएगा 25 टाइप, और यूपी हो जाएगा 80 सीट की जगह 144 150 सीट, कुछ इस तरह की बातें हैं, जिसमें वो बात लगातार नॉन बीजेपी स्टेट से लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बात और उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं गवर्नर की पावर की भी बात वो बार बार उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उठाए हैं, हर फोरम पे उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्टालिन का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है प्लस पॉइंट है, स्टालिन का कोई नेशनल एस्पिरेशन नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। नहीं तो हमारे यहां जितने लोग हैं, इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल प्राइम मिनिस्टर की रेस में, सब प्राइम मिनिस्टर की रेस में। अब क्या नाम ले, सब लोग प्राइम मिनिस्टर बनना, कि सबको प्राइम मिनिस्टर बनना है। अकेले स्टालिन ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर की रेस में नहीं है, उनका कोई नेशनल एस्पिरेशन नहीं है। और मैं एक चीज और कहूंगा, ऑपोजिशन यूनिटी का जो सबसे मजबूत स्तंभ है, जहां पे ये नहीं कि भैया ये क्या, क्योंकि अब कहने को आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है, लेकिन वो कितना गठबंधन में है, कहने को ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन में, कौन सा इंडिया गठबंधन है, लेकिन आप स्टालिन के ऊपर इस तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। स्टालिन ऑपोजिशन यूनिटी का एक सबसे बड़ा वो, और वो साफ साफ कहते हैं पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारा लीडर, नेशनल लीडर, और जिसके साथ हमारा है राहुल गांधी, मेरा भाई है, मैं उसके साथ हूं, मैं उसके साथ खड़ा हूं। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ राहुल गांधी के साथ चल के मैसेजिंग पूरे देश में दी थी। और एक जो बात है, जो ये जो आज मुझे ऐसा लगता है, जो ये आरएसएस की विचारधारा से जो लड़ाई है, जो राहुल गांधी यहाँ कहते हैं वो महात्मा गांधी की विचारधारा, लेकिन जो आरएसएस की जो विचारधारा है, जो कॉम्युनल विचारधारा है, जो एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की विचारधारा है, एक निशान, एक झंडा, एक इस तरह की बातें करते हैं, उसमें भी ये कहीं खड़े हैं। एक भाषा की बात करें, हिंदी हिंदी हिंदी, उसके साहित्य अकेडमी के बराबर अभी 2 महीना पहले उन्होंने साहित्य अकेडमी के उसके लेवल का, एक साहित्य अकेडमी के लेवल का अवार्ड उन्होंने तमिलनाडु से शुरू कर दिया, सरकारी अवार्ड। उसमें सारी भारतीय भाषाओं को वही स्टेटस है, उतना ही पैसा है, सिर्फ हिंदी को छोड़ के। वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मैसेजिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि वो उस फेडरल स्ट्रक्चर के लिए हैं, वो भारत की जो बाकी भाषाएं हैं उनके लिए लड़ाई करना चाह रहे हैं। और ये जो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान और एक वो मतलब जो राष्ट्रवाद आरएसएस का है, उसका जो सबसे मजबूत सिपाही अगर कोई उसकी लड़ाई लड़ने के लिए है, तो मैं उसमें एमके स्टालिन को सबसे आगे मानता हूँ। थैंक्स सो मच, धन्यवाद।